अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है। इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के आर्टिकल 62(1)F तशरीह केस में रिमार्क्स। कहा, नाअहली मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली। केस की मजीद समाअत कल होगी। सियासतदानों की नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट चलेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ताहयात नाअहली से मुतालिक केस की चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार फयाज अहमद गौरी और सज्जादुल हसन के वकील खुर्रम रजा ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ये केस किस दायरा इख्तियार पर सुन रही है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली ताहयात होगी, ये कहाँ लिखा है। इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। वकील खुर्रम रजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लिमानी बहस में तस्लीम किया गया कि 62(1)F मुद्दत पर खामोश है। अदालत ने सिर्फ 62(1)F की तशरीह करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की। मुनाफिक काफिर से भी ज्यादा बुरा होता है। आमिरों ने सादिक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली। वकील खुर्रम रजा ने आईनी तरमीम का हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि रहने दें, तरमीम भी गन पॉइंट पर आई। कुछ लोगों ने कहा, चलो आधी जमहूरियत भी आमरियत से बेहतर है। आइन का तकद्दुस तब होगा जब उसे हम मानेंगे। यहाँ बैठे 5 जजेस की दानिश पार्लियामेंट में बैठे लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती है। इस्लाम में भी तौबा का रास्ता मौजूद है। ताहयात नाअहली का फैसला इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स पर माहिर कानून का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अमीन जैसी डिक्लेरेशन क्या 5 लोग या 8 लोग या 17 लोग कर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठा और चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर काफी ज्यादा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि कहाँ लिखा है कि ये अदालत का प्रेरोगेटिव था कि टू डिसाइड कि कौन सादिक है और कौन अमीन है। ये तो प्रेरोगेटिव शायद पाकिस्तान की आवाम का है जो अपने चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसाइड करती है कि इनकी इस तरह की डिक्लेरेशंस के बारे में। इस्लाम के अंदर भी एक ऐसी चीज जो है कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी जगह जाके वो इस चीज का उसे पछतावा आता है, माफी मांगता है, तो अल्लाह ताला के यहाँ भी जो है वो माफी जो है वो किसी वक्त भी की जा सकती है और वो माफी अल्लाह ताला उसे कबूल भी करते हैं। और एक और जजमेंट के अंदर आके सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर आपने अपने आप को रिपेंटेंस कर लिया है या आपने रिमोर्स कर लिया है तो फिर आपकी टर्म उसी हद तक है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के अंदर आती है और मेरा ख्याल है कि इन्हीं बुनियाद पे रख के जो है वो सुप्रीम कोर्ट 62(1)F का जो है वो फैसला करेगी। अदालती फैसलों के नतीजे में ताहयात नाअहली गलत है। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, आइन से तवक्को करना कि वो हर हल देगा ऐसा मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहर कामरान बोले, बिलावल बतौर वज़ीर आज़म नुमाइंदगी की बेहतरीन सलाहियत रखते हैं। पीपल्स पार्टी में मौरूसियत नहीं है। ताहयात जो नाअहली है वो किसी हवाले से भी ना वो पाकिस्तान के वो आइन के हवाले से, ना अखलाकी हवाले से, ना मजहबी हवाले से वो बनती है कि आप एक शख्स को ताहयात उसका रास्ता बंद कर दें। तो ये टारगेट कर लेना कि जनाब ये फलां के लिए पर्सन स्पेसिफिक है, पहली तो ये बात गलत है। हम बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वो यंग है, डायनेमिक है, उन्होंने अपनी सलाहियतें मनवाई हैं, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लेगेसी को लेके आगे चल रहे हैं और वो यूनिटी का सिंबल है पार्टी के अंदर। मैं नहीं समझती कि कहीं पर हमारी पार्टी कोई इतनी आसान पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल एक जमहूरी तरीके से अपनी राय का इजहार किया जाता है। हमारी पार्टी के लोग अपना जो एक उनकी सोच है उसका बरमला इजहार करते हैं, लेकिन इस एक इशू के ऊपर पूरी पार्टी एक है। देखिए, मरूसियत की बात नहीं। आप ये देखें कि आप जो एस्टेब्लिश जमहूरियतें हैं, आप वहाँ पर भी देख लें कि जो है कौन वज़ीर आज़म, कौन प्रेसिडेंट बनता है, उसके बाद कौन बनता है। तो बात ये है कि ये तो डिपेंड करता है कि कौन अपना वक्त देता है, कौन अपनी जो है ये सलाहियत रखता है। हर शख्स तो नहीं आ जाता।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। सिंगल बेंच का फैसला डिवीजन बेंच ने मुअत्तल कर दिया। सिंगल बेंच ने नाअहली की मुद्दत 10 साल के बजाय 5 साल का फैसला दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने हुक्म इम्तना जारी किया। तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई ने कभी नहीं कहा कि चीफ जस्टिस पर एतमाद नहीं, मुल्की मुफाद को मद्देनजर रख कर कदम उठाते हैं। जो लोग मफरूर थे उन्हें हुकूमत मिली और केसेस खत्म हो गए। एक पार्टी को वहां तक पहुंचाया गया कि उसके पास निशान नहीं है। हमारे उम्मीदवारान को कागजात जमा नहीं कराने दिए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करके इंसाफ फराहम करेगी। बात याद रखो, खान साहब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फईज साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। अगर आप एक 70 से 80% पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी को इंटायर प्रोसेस से निकालेंगे और उस पार्टी को आप डिसोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे और उनके लोगों को आप डिसएनफ्रेंचाइज करेंगे तो ये पार्लियामान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है और ये डेमोक्रेसी का कत्ल होगा। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करते हैं कि आपने न सिर्फ बल्ले वाले केस में इख्तियारात का इस्तेमाल करके आपने इस मसले का हल निकालना है, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना, लोगों के इस ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को वायलेट को अवॉइड करना, इसके लिए भी आप इकदाम कर लें। लोगों को कैसे रोका गया, उनको जाने से रोका गया, किसी तरीके से उनके कागजात छीने गए, ये हमारे अंडर 19 क्रिकेट टीम से भी घबराए हुए हैं। ये जिस तरीके से रिजेक्ट हुए, फॉर्म ऐसे रिजेक्ट हुए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगी और इंसाफ पर अहम और बल्ले का निशान मिले ना मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। हमने अपनी मंसूबाबंदी कर रखी है। लतीफ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये सारे मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। अवामी मकबूलियत देखकर पीडीएम और अपोजिशन जमाती खाइफ हैं। PMLN का कोई उम्मीदवार अपने हलके में जाने के लायक नहीं। 20 माह में मुल्क का हशर नशर कर दिया। अब कौम मुल्क को लूटने वालों को मौका नहीं देगी। बल्ले को ये जो है बैलेट पेपर के निशान से इसको जो है वो हज़फ किया जाए ताकि वो गलियां में कल्ला ही रांझा नचे। 8 तारीख को बाकी जो है वो दंगल लगेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कौम को उनकी जो है हक मिलेगा। PMLN का कोई उम्मीदवार अपने हलके में जाने लायक नहीं है, क्योंकि 20 माह में जो इस कौम का हशर नशर करके रख दिया है, जो मईशत को तबाह हाल करके रख दिया है, अब कौम नहीं कहेगी कि ये धरती माँ को लूटने वाले फिर चौथी मर्तबा उनको जो है लूटने का मौका दे। पेशावर के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी उम्मीदें दम तोड़ गईं। लाहौर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान वापस करने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया था। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, अब तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नजर आती है। पेशावर हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी कानून के मुताबिक फैसला दे दिया। बल्ले का निशान वापस करने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला कानून के मनाफी है। वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त की मुखालफत की, कहा दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। गुज़िश्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने भी PTI इंट्रा पार्टी और इंतखाबी निशान पर हुक्म इम्तनाई वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल कर दिया था। 6 सिफात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा था, अदालती दायरा इख्तियार को मद्देनजर नहीं रखा गया। अबूरी रिलीफ में इलेक्शन के अमल में रुकावट डाली गई। पेशावर हाई कोर्ट के इन रिमार्क्स के बावजूद PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में भी बल्ले का निशान वापस लेने के लिए दरख्वास्त दायर की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैजाबाद धरना केस है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने कमीशन में जवाब जमा करवा दिया है। कमीशन के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। कहा हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। धरने से मुतालिक इल्जामात की तरदीद कर दी। 8 फरवरी को फिर दिल की तकलीफ होनी है। इस बार जब आपको तकलीफ होगी तो आपका इलाज रायवंड के अस्पताल में होगा, जो हम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, हमारे वादे नून लीग और PTI की तरह झूठे नहीं हैं। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो का बेनजीर कार्ड के बाद किसान और मजदूर कार्ड लाने का ऐलान। ये क्या बातें करते हैं कि इन्होंने
पंजाब ने ये कर दिया, वो कर दिया। आप मुझे बताएं, दिल का तकलीफ होते हैं तो वो खुद लंदन भाग जाते हैं। इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, हम आपके लिए यहाँ रायबंद में अगली बार जब दिल में तकलीफ होता है और फरवरी 8 में होना ही है, तो आपके लिए हम यहाँ हम आपके लिए मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना रहे हैं। नून लीग की तरह या पीटीआई की तरह झूठे वादे नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 जो वादे हैं वो हमारे 10 वादे क्या हैं, वाह है, उसको हम डबल करना चाहते हैं और ये काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनके ये 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवानी है। आपके लिए मैं 30 लाख घर बना के दूंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अब इंशाल्लाह ताला हम इस मुल्क के मजदूरों के लिए बेनजीर मजदूर कार्ड लेकर आएंगे। पाकिस्तान का हर हल्का से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हुकूमत बनाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दूसरी जानब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जुनूबी पंजाब की नशिस्तों पर नजरें गाड़ ली हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पंजाब में डेरे डाल दिए। मुल्तान में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से सरगोधा के महर मोहम्मद यार खान की बिलावल हाउस में मुलाकात। नून लीग छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ अली जरदारी जुनूबी पंजाब के उम्मीदवारान के टिकटों का फैसला करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन 2024 के लिए इंतखाबी जलसों का इब्तदाई शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो 4 सूबों के मुख्तलिफ शहरों में 30 से ज्यादा जलसे करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध हाई कोर्ट में NA 242 की माड़ी से शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील लग गई है। मरियम नवाज के खिलाफ अपील दायर। शेख रशीद, एजाजुल हक, अख्तर मेंगल, सप्तान खान, फिरदौस शमीम नकवी और राजा बशारत के कागजाती नामजदगी मंजूर। कोयटा में 29 अपीलों पर नोटिस जारी कर दिए गए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा ने RO के खिलाफ अपील लगा दी। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की दौड़। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपीलें दायर। NA 242 की माड़ी से पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदुखेल और PTI के हसनैन अली चौहान ने अलग अलग अपीलें दायर की। रजिस्ट्रार का अपील पर एतराज, कहा अपील कुनंदगान की पेश करदा रिटर्निंग अफसर की दस्तावेजात मुसद्दिका नहीं। सियालकोट से उस्मान डार की वालदा ने RO के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। अदालत के RO और दरखास्त गुजार चौधरी नसीर को नोटिस जारी। पेशावर में अपीलों की भरमार। ट्रिब्यूनल्स की तादाद 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। कोयटा में जस्टिस आमिर नवाज राना के 29 अपीलों पर नोटिस जारी। 35 अपीलें मंजूर। उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जस्टिस हाशिम काकड़ ने 53 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी। 17 अपीलों पर नोटिस जारी। 6 अपीलों पर फैसले महफूज किए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि मुखालफीन अवाम में जाते हुए डर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी का प्रोग्राम तज्जिया में तबसरा, बोली इलेक्शन का माहौल नहीं देख रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात इलेक्शन मुहिम नहीं चला रही। रऊफ सिद्दीकी ने जवाब दिया, आए रोज MQM के जलसे हो रहे हैं, हमारी मुहिम उरूज पर है। अहमद उवैस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन कमीशन जुर्माना कर सकता है। आप आवाम में नहीं जा सकते, चलें एजेंडा तो सामने लाए ना, मंशूर देने में क्या हर्ज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने जा रही है, बाकी जमातों ने तो अपने आप को दस्तबरदार कर दिया कि महासभा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहस से चेयरमैन कोई और जमात तो कैंपेन कर ही नहीं रही है। MQM ने तो आज से 1.5 महीने पहले 2 महीने हो गए हमारी तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। हमारे टाउन वाइज जलसे हो रहे हैं जो कॉर्नर मीटिंग जलसों की सूरत इख्तियार कर गई है। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, देखिए अब वी हैव टू वेट, लेकिन हम पूरी लीगल की बैटल जो है उसको लड़ेंगे और आखिरी हद तक जरूर जाएंगे भी और हम इलेक्शन से कभी बाइकआउट भी नहीं करेंगे। इलेक्शन लॉज 2017 का उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ इतनी अथॉरिटी है कि अगर ये इंटर पार्टी बेस इलेक्शन की कोई बात आ जाती है और वो नहीं हुए हैं उसके मुताबिक तो वो फाइन कर सकते हैं।
MQM ने इख्तियारात निचली सतह पर पहुंचाने की ठान ली है। सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आला हाउस से इख्तियारात निकाल कर अवाम की दहलीज तक पहुंचाना चाहते हैं। सिंध पर 2200 अरब रुपए खर्च हुए, गए कहाँ? इस मुल्क में दहशतगर्दी बनाने की फैक्ट्रीज बन गई हैं। रियासत की जिम्मेदारी है कि सूबाई हुकूमतों को दिए पैसे का हिसाब ले। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, 60 साल तक हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा। तमाम रियासती और आइनी इदारों के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है। आइनी तरमीम के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। मईशत बुरी तरह से तबाह बर्बाद है। इस महकमों को वजीर आला हाउस से और उसके पैसे वजीर आला हाउस से निकाल कर अवाम की डोर स्टेप पर लेकर देना चाहते हैं। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद, जिसमें से 2200 अरब भी खर्च नहीं हुए पिछले 15 साल दौर में, इस मुल्क में दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्रियां बन गई हैं महरूमियों के जरिए। रियासत की जिम्मेदारी है कि इस रियासत के पैसे जो सूबाई हुकूमतों के पास जा रहे हैं वो कहां खर्च हो रहे हैं। 60 साल तक इस ट्रक की बत्ती के पीछे हमें लगाया गया। ये तमाम रियासती इदारों को भी के लिए लम्हा फिक्रिया है, तमाम आईनी इदारों के लिए, हुकूमती इदारों और तमाम हुकूमतों के लिए भी। ये आईनी तरामीम बराए मुकम्मल खुद मुख्तारी, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। इस वक्त तो मईशत बुरी तरह से तबाह और बर्बाद है। फहमीदा मिर्जा ने कागजाती नामजदगी में हक़ाइक़ छुपाए, कर्जों का जिक्र नहीं। स्टेट बैंक सफाइयाँ क्यों दे रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मिर्जा शुगर मिल्स ने कर्जे मुआफ़ कराए, अदायगी ना करने पर बैंक उनके खिलाफ अदालत चला गया। गलत बयानी पर कागजाती नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं। कोई भी कैंडिडेट फाइल करता है तो जो आरओ होता है वो तमाम तफसीलात मुख्तलिफ इदारों को वो भेज देते हैं और वहाँ से फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं। तो जब इनका केस गया तो ये एक खत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजा हुआ है स्टेट बैंक ने। हालांकि कर्जा स्टेट बैंक का नहीं है, कर्जा तो किसी और बैंक का है। एक आध जगह पे कागजात पे जो एतराज है वो एमसीबी की तरफ से है, जो बैंक है उसने एतराज किया कि जी ये डिफॉल्टर हैं और इनके कागजात एक्सेप्ट ना किए जाएं। लेकिन स्टेट बैंक जिसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फौरी तौर पर मिर्जा फैमिली के रेस्क्यू के लिए आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है और वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखता है, छुट्टी के दिन खत लिखता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्टेट बैंक का ये काम रह गया? सियासी घुटन और धुंध का मौसम आयन की बालादस्ती से ही निखर सकता है। आयन के आर्टिकल 62-63 पर अमल हो तो सियासत करप्शन से पाक हो सकती है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं, तवील अरसे से सियासत अहलियत पर नहीं, NRO की बुनियाद पर चल रही है। मुल्क में इक़्तिदार जमहूर के नहीं, ख़ानदानों के गिर्द घूमता है। पार्टियों में नज़रियात की जगह शख्सियत परस्ती ने ले रखी है। बोले, साबिका हुक्मरान पार्टियों ने सियासत में गालम गलोच को परवान चढ़ाया। अवाम के पास वोट देने के लिए जमात इस्लामी बेहतरीन ऑप्शन है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची के इलाके 3 हट्टी पुल के नीचे झुग्गियों में लगने वाली आग पर 8 फायर टेंडर्स की मदद से काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गईं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त 3 हट्टी पुल पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर आग की इत्तला मौसूल हुई थी, जबकि 1 घंटे की तवील कोशिशों से रेस्क्यू इदारों की जानिब से आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू एहलकार मेरे हमरा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इब्तिदाई इत्तला कब इनको कंट्रोल में मौसूल हुई, कब इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं, बताइएगा ज़रा। जी, मेरा नाम अदील हाशिम है, यहाँ का ऑपरेशन इंचार्ज हूँ इस एरिया का। इब्तिदाई हमारे को मगरिब से थोड़ा सा पहले मौसूल हुई, जब यहाँ पे हमारी टीम 10 मिनट के अंदर पहुँच गई थी और साथ ही KMC की टीम भी पहुँच गई थी। तो आग बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने पीछे से और बैकअप की गाड़ियाँ मंगवाई, जिसकी मदद से हम तकरीबन 11 टेंडर लगे थे, जिसकी मदद से हम आग पे पूरी तरीके से काबू पा चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये बताएगा कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर जल चुकी हैं अब तक? देखिए, यहाँ जो लोग बता रहे हैं वो तो 300 का फिगर बता रहे हैं, नज़र नहीं आ रहा। 100 के करीब झुग्गियाँ समझ आती हैं कि यहाँ पे रही होंगी, जो कि पूरी जल चुकी है। और जानी नुकसान तो कोई नहीं है इसमें? अभी तक कोई जानी नुकसान, कोई जख्मी भी नहीं निकला अभी तक यहाँ से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, आपने देखा कि रेस्क्यू हुकाम मेरे हमरा मौजूद है, इनकी जानिब से बताया गया 100 से ज़ायद झुग्गियाँ जो है वो जल के खाक से हो गई हैं, जबकि वाक़ये के नतीजे में जानी नुकसान की कोई इत्तला ताहम मौसूल हुई नहीं है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया गया। आग पर मुकम्मल काबू पाया अमल यहाँ पर जारी है। जी ठीक है काशान, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा से आपको खबर दें, नवाकली में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी अफसर की शनाख्त सब इंस्पेक्टर अब्दुल अलीम के नाम से हुई है। जख्मी पुलिस अफसर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
एबटाबाद में गाड़ी ना रोकने पर पुलिस एहलकार ने फायरिंग कर दी। नौजवान जान बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने दावा किया कि गाड़ी में स्मगल शुदा लकड़ी मौजूद थी। वाकया थाना मांगल की हुदूद में पेश आया। अफसोसनाक खबर देंगे आपको मर्दान से, जहां गैस लीकेज से कमरे में आग भड़क उठी। मियां बीवी और बच्चों समेत 6 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया घड़ी कपूरा में पेश आया। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में अलमनाक ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ। वैगन और कार में तसादुम, सरकारी टीवी के 2 मुलाजमीन समेत 5 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। हादसा RCD कौमी शाहरा खालिकाबाद के मुकाम पर पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल सोराब मुंतकिल कर दिया गया है। नवाब शाह में शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक का हादसा रोनुमा हुआ। काजी अहमद कौमी शाहरा पर बस और ट्रॉलर में तसादुम से 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल काजी अहमद मुंतकिल कर दिया गया। बस सादिकाबाद से कराची जा रही थी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 NCOC का बैरून मुल्क से आने वाले 2% मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान में अब तक कोविड के नए वेरिएंट का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई। मोटरवे M1 को पेशावर से बुरहान तक बंद कर दिया गया है। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से चकदरा तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा दिया है। ड्राइवर्स को गाड़ियों में फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी जारी कर दी। नेपरा ने कराची के लिए एक मरतबा फिर बिजली ₹2.87 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है कि इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा जनवरी ta मार्च 2023 की सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। नेपरा ने एक ही एडजस्टमेंट की मद में 2 बार बिजली महंगी की। इससे कबल जनवरी ta मार्च 2023 के एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 महंगी की गई थी। FBR का टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नया इक़दाम। मुल्क के 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। इक़दाम का मकसद महसूलात में इजाफा है। टैक्स नेट बढ़ाना है, परचून फरोशों पर भी टैक्स लगाना है। 5 बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर और क्वेटा के परचून फरोशों पर सेल्स टैक्स लागू होगा। FBR ने 35 लाख रिटेलर्स पर टैक्स लगाने की स्कीम तैयार कर ली। FBR के मुताबिक इक़दाम का मकसद महसूलात में इजाफा है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मतवक्के है। पहले मरहले में 4 सूबाई दारुल हुकूमत के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स दुकान के साइज और सालाना आमदन पर आयद होगा। स्कीम मुकम्मल तौर पर तैयार, ग्रीन सिग्नल मिलने पर लॉन्च कर दी जाएगी। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि परचून फरोशों को लगान देना पड़ेगा। हुकूमत ने टैक्स आयद करने की तैयारी कर ली है। फैसले का इतलाक 5 बड़े शहरों पर होगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। टैक्स नेट में लाया जा रहा है परचून फरोशों को। 5 बड़े शहरों में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के परचून फरोशों पर सेल्स टैक्स लागू होगा। FBR के मुताबिक इक़दाम का मकसद महसूलात में इजाफा है। रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्के है। लिहाजा 35 लाख रिटेलर्स पर FBR ने टैक्स लगाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। पहले मरहले में 4 सूबाई दारुल हुकूमत के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। ये टैक्स दुकानों के साइज और सालाना आमदन पर आयद होगा। इसकी मुकम्मल तौर पर तैयार, ग्रीन सिग्नल मिलने पर लॉन्च करती जाएगी। तमाम शोबों से मुंसलिक कारोबारों और अफराद पर भी टैक्स आयद किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे और गजा की सूरत हाल की बात करें तो गजा में इसराइली बर्बरियत जारी है। वहशियाना बमबारी से मजीद 125 फलस्तीनी शहीद जबकि 318 जख्मी हो गए। खान यूनुस में घर तबाह, एक ही खानदान के 14 अफराद शहीद। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 22,438 हो गई। जख्मियों की तादाद 57,000 से बढ़ गई। इसराइली फौज की कार्रवाई में एक इसराइली यरगमाली मारा गया। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारे सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में 3,55,000 रिहायशी यूनिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। 370 से ज़ायद तालीमी मराकज़ भी सफ़ाई हस्ती से मिटा दिए गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने गजा पर कितना आतिश व आहन बरसाया, तफसीलात सामने आ गई हैं। छोटे से इलाके में हज़ारों टन बमों और हज़ारों मिसाइल से तबाही मचाई गई। इस जंग में इसराइल आलमी क़वानीन का खुलेआम मजाक उड़ाता देखा गया है। देखते हैं ये रिपोर्ट।
गजा पर गजब ढाने में इसराइल हर हद से गुजर गया। बर्बरियत के दौरान 9 ऐसे बम और मिसाइल इस्तेमाल किए जो आलमी तौर पर ममनू हैं। गजा पर बरसाए गए बारूद की मिकदार 65,000 टन बताई जाती है, जो हिरोशिमा पर गिराए गए 3 एटम बमों से भी ज्यादा है। मैसूर इलाके को 45,000 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अक्सर मौके पर गाइडेड मिसाइल और बम इस्तेमाल किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जानी नुकसान मुमकिन बनाया जाए। इस तरह इसराइल ने कई आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। ये तफसीलात खुद इसराइली जराये से जारी दस्तावेजात में सामने आई। गजा से ही आपको खबर देंगे, जहां इसराइली जारहियत ने चिड़िया घर के मकीनों की जान भी दांव पर लगा दी है। रफा में कायम चिड़िया घर में जानवरों के खाने पीने का सामान खत्म हो गया। भूख ने इस बंदर को बेहाल कर दिया। मुंतजमीन जिंदगी के आसार चेक करने लगे। भूखा रह रहकर शेर भी गजबनाक हो गया। बस नहीं चल रहा कि पिंजरा तोड़ दे। रफ़ा के घर में इसराइली जारियत से कबल हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन आज जानवरों के जिंदा रहने की जमानत देना मुमकिन नहीं। चिड़ियाघर के मुंतजिम ने कहा, इब्तिदाई रोज में गुजर बसर कर रहे थे, मगर अब मुश्किल है। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों के हुकूक की तंजीमों से मुतालबा किया कि कम अज कम बेज़बानों के लिए जरूरी इमदाद की फरहमी मुमकिन बनाई जाए। खबर देंगे आपको अमेरिका से, जहां मस्जिद के बाहर इमाम मस्जिद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इसराइल हमास जंग के सबब अमेरिका में मुसलमानों पर हमलों में इजाफा देखा गया है। वाक़या रियासत न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया है। मकतूल इमाम की शनाख्त हसन शरीफ के नाम से हुई, जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी ऑफिसर थे। पुलिस के मुताबिक वाक़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी हैं, ताहम कत्ल के मुहर्रिकात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। इस वाक़े को इसराइल हमास जंग के नतीजे में बढ़ते इस्लामोफोबिया से भी जोड़ा जा रहा है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन बारिश का खेल खत्म, जबकि तेज बारिश के बायस मैच 46 ओवर्स तक ही महदूद रह गया। सिडनी टेस्ट में बादलों ने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका न दिया। दूसरे दिन का खेल सिर्फ 46 ओवर तक महदूद होकर रह गया। तेज बारिश के बायस कबल अज वक्त चाय का वक्फा करना पड़ा। विकेट को भी कवर्स कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट खोकर 116 रन बनाए। डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आगा सलमान का शिकार बने। उस्मान ख्वाजा को आमिर जमाल ने 47 रन पर चलता कर दिया। लिबोशन 23, स्मिथ 6 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए थे। 2 साल तक नंबर 1 रहने वाले बाबर आजम अब टीम का हिस्सा भी नहीं रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स 2023 के लिए मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की नामजदगियों का ऐलान। गुज़िश्ता साल और वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले 4 खिलाड़ियों को शामिल किया गया, जबकि इस साल पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी भी इस अवार्ड के लिए नामजद नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 साल ICC मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम के नाम रहा था। नामजदगियों में भारत के शुभमन गिल, विराट कोहली, मोहम्मद शामी और न्यूजीलैंड का एक खिलाड़ी डैरल मिचेल शामिल है। ICC अवार्ड्स के फातेहैन का फैसला वोटिंग के जरिए होगा, जिसका ऐलान इसी माह के आखिर में किया जाएगा। पाक आर्मी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप और टैलेंट का मेला सज गया। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला की टीमें मैदान में हैं। पेशावर से नवाब शेख की ये रिपोर्ट देखिए। फौज मुल्क में सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए भी पेश। पाक आर्मी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा के तामुन से इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप व टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सजे मेले में खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला की टीमें अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगी। यह टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान आर्मी 11 कोर की तरफ से की ताउन से शुरू हुआ है, जिसका मकसद टैलेंट हंट है। सिर्फ ये टूर्नामेंट नहीं है, हमने पूरे KP से 8 टीमें जो बनाई है रीजनल लेवल पे। टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद वॉलीबॉल के 16, 18 और अंडर 21 की टीमों के लिए नए खिलाड़ी तलाश करना है। खिलाड़ियों ने इवेंट के इनेकाद को बेहतरीन इकदाम करार दिया। इस तरह के इवेंट होने चाहिए। अगर इस तरह के इवेंट होंगे तो हमारी कौमी टीम तरक्की करेगा। इस तरह टूर्नामेंट और भी होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे ही है कि वो आगे आ जाएंगे और फिर डिपार्टमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। परफॉर्मेंस के लिए पाक में टूर्नामेंट है और अच्छा प्लेयर भी रह सकते हैं। 3 रोज़ा इवेंट में बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा, जो आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन तनोली के साथ नवाब शेर, बोल न्यूज़, पेशावर। समुद्री हुदूद की हिफाजत और बहरी क़ज़ाक़ों से निमटने के लिए कामयाब हिकमत अमली के साथ जदीद तरीन बहरी बेड़ों का शानदार अमली मुज़ाहरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से 12वीं बाराकोडा मश्क बोहरा अरब में इख्तिताम पजीर हो गई। मज़ीद जानते हैं आसिम भट्टी की इस रिपोर्ट में।
बहरिया अरब में मश्क के आखिरी रोज समंदरी हदूद की हिफाजत करने वाली पाक बहरिया ने तेल की रसाई को स्पेल करने का अमली मुजाहरा किया। स्पीड बोट्स, हेलीकॉप्टर्स के जरिए जहाज में दाखिल होने वाले बहरी कज़ाकों से निमटने का भी शानदार मुजाहरा किया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने DGMSA रियल एडमिरल इम्तियाज अली के हमरा मशकों का मुआयना किया। इनका कहना था कि मशकों को देखकर महसूस हुआ कि हमारी समंदरी हदूद का तहफ़्फ़ुज़ आहनी हाथों में है। 12वीं बाराकोडा मश्क में PNS के बहरी बेड़ों कश्मीर, कोलाची, बसोल और दश्त समेत फास्ट रिस्पॉन्स बोट्स और सी किंग हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। समंदरी आलूदगी के तदारुक के लिए आलमी मुबस्सिरीन ने भी बाराकोडा मशकों का मुआयना किया। पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के मारूफ गुलकार अली जफर ने सारिफ की जानिब से पूछे गए गैर संजीदा सवाल का संजीदगी से जवाब दे दिया। अपनी गोरी रंगत का राज बता दिया। लिखा कि ऐसे तमाम मसनूआत से गुरेज करें जिसमें गोरी रंगत या ग्लो का जिक्र हो, लेकिन मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है। साथ साथ ये भी कहा कि अच्छा सोचें, नियत अच्छी रखें, अच्छा खाएं पिएं, रूह को पाक रखें, गीबत से गुरेज करें, वर्जिश करें और माँ बाप की खिदमत करें, सब चमक जाएगा। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।